हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग मैथ्स के दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोनों प्रॉब्लम्स को खुद से अटेम्प्ट करिए। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला प्रॉब्लम है, इफ l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e इंटू 1 माइनस 1 बाई n होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n टू द पावर p, वेयर p इज अ रियल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो n है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। तो फिर पूछा है कि फाइंड p सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इज नॉन जीरो। तो आपसे पूछा है कि p की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ नॉन जीरो होगा। और फिर आपसे ये भी पूछा है कि फाइंड l फॉर सच वैल्यू ऑफ p। तो इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं e इंटू 1 माइनस 1 बाई एन टू द पावर n माइनस 1 है। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो न्यूमरेटर का जो ये पहला वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो टर्म है ना 1 माइनस 1 बाई एन टू द पावर n, इसको हम लोग ऐसे लिख दें 1 बाई एन टू द पावर माइनस n होल टू द पावर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। अब इसका लिमिट क्या होता है, अंडर कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये हो जाता है e, और यहाँ पर है माइनस 1, तो इस पूरे का लिमिट हो गया e टू द पावर माइनस 1, और एक e यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। तो e इंटू ई टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, और न्यूमरेटर में दूसरा टर्म ये माइनस 1 है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में तो टेंडिंग टू जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में है n टू द पावर p। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर p जो है कोई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एक पॉजिटिव रियल नंबर अगर होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि बिल्कुल छोटा नंबर होता जा रहा है। डिनोमिनेटर जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, तो डिनोमिनेटर भी एक लार्ज नंबर रहेगा। यानी कि अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो उस केस में पूरा जो लिमिट है वो टेंडिंग टू ज़ीरो या लिमिट ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि p की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए लिमिट नॉन ज़ीरो हो, यानी कि p ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो अगर होगा तब तो लिमिट नॉन ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये फाइंड कर लिया कि अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो लिमिट ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि लिमिट को नॉन ज़ीरो होने के लिए p हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो n के पॉजिटिव इंटीजर होने से देखिए क्या प्रॉब्लम है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, इसका मतलब n हम लोग एक बहुत ही बड़ा इंटीजर ले रहे हैं, 10,000, 10,000 बिलियन, 10,000 बिलियन 1, 10,000 बिलियन 2, इस तरह का इंटीजर ले रहे हैं। लेकिन वो n तो डिस्क्रीट होगा ना, 10,000 होगा, फिर 10,001 होगा, फिर 10,002 होगा, इस तरह का इंटीजर होगा। तो n अगर डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है तो जो लिमिट फाइंड करने के जो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लॉपिटल रूल या कैलकुलस के जो टेक्निक्स होते हैं, वो सब टेक्निक तो हम लोग यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए होता है ना। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि n जो है वो क्या है, डिस्क्रीट इंटीजर्स हैं। तो अगर आप सिर्फ n में काम करिएगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस या लॉपिटल रूल का कोई भी टेक्निक यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको 1 बाई n दे रखा है, तो क्यों ना मैं एक नया वेरिएबल x ले लूँ सच दैट x इज इक्वल टू 1 बाई n। और आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो x टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। और आप ये भी देखिए कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, यानी कि n एक बहुत लार्ज इंटीजर है, तो जो x है वो छोटे छोटे स्टेप में ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। क्योंकि n अगर बहुत लार्ज है, 10 बिलियन हो गया, तो 1 बाई n क्या होगा, बहुत छोटा होगा। n अगर 10,000 बिलियन हो गया तो 1 बाई n तो और छोटा होगा। यानी कि n जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये जो x है छोटा भी होगा और ये टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा। और ये टेंडिंग टू ज़ीरो जो है ना बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में करेगा। यानी कि हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी x जो है वो ज़ीरो के आसपास मंडराएगा और ज़ीरो के आसपास वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में मंडराएगा। यानी कि हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो x है वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ये एक अजम्पशन है और वो अजम्पशन यहाँ पर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जैसे ही देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n एक बहुत ही लार्ज इंटीजर है,
तो x तो बहुत छोटा हो गया, x छोटा हो गया यानी कि x बिल्कुल 0 के आसपास बेचारा वो मंडरा रहा है, 0 के आसपास है। और जैसे जैसे आप n को बढ़ा रहे हैं तो वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ऐसे ठीक है, 0 की तरफ ये आ रहा है। और जैसे जैसे n एक एक स्टेप में बढ़ रहा है तो जो x है वो 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में जा रहा है ना। मान लीजिए कि n की वैल्यू 10 बिलियन था तो x क्या हो जाएगा 1/10 बिलियन। फिर जब आप n को करिएगा 10 बिलियन 1 तो x क्या हो जाएगा 1/10 बिलियन 1। तो दोनों में अंतर बहुत कम है, यानी कि x जो है वो बहुत ही छोटे इनफिनिटेसिमल स्टेप्स में 0 के पास जा रहा है, यानी कि x जो है उसको हम लोग एक कंटिन्यूअस वेरिएबल मान सकते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल आर्गुमेंट हो गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको x = 1/n लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप सिर्फ n में काम कर रहे हैं तब तक आप डिफरेंशियल कैलकुलस या लॉपिटल रूल वाले बहुत सारे टेक्निक्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम लोग x = 1/n कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट e, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये x हो जाएगा, n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, -1 तो रहेगा ही। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n क्या है 1/x, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻⁻p। तो ये समझ में आया कैसे है, n क्या है, n हो जाएगा 1/x, तो n⁻p क्या हो जाएगा 1/x⁻p, यानी कि दिस = x⁻⁻p। इस पूरे का हमें अब लिमिट लेना है, लिमिट किस में, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम लोग ये जो न्यूमरेटर में जो पहला फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं कि ये महाशय क्या है। मान लीजिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं fx और इसको लिखते हैं e1 - x⁻1/x। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसे, ये एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ना, a⁻b है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻b ln a, ये तो हर कोई जानता होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 1 - x⁻1/x, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, दिस = e तो रहेगा ही, यहाँ पर आ जाएगा e⁻1/x ln 1 - x। अब हम लोग को पता है कि ln 1 - x ये होता है -x -x² 2, और ये x के और हायर पावर्स यहाँ पे आते हैं। हमें करना है ln 1 - x⁻x, यानी कि इस पूरे को x से डिवाइड करना है, इधर भी x से डिवाइड करना होगा, तो क्या हमें मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं सबको 1/x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा -1 -x/2 -x के हायर पावर्स हो जाएंगे। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ln 1 - x⁻x, दिस = -1 - x/2 माइनस पावर्स आएंगे। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या था, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, दिस = e, यहाँ पर e⁻1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + ln 1 - x⁻x। यहाँ पे था e⁻1, दोनों का पावर ऐड किया तो हो गया 1 + ln 1 - x/x। अब ln 1 - x/x क्या है, ये है, इसमें आप 1 प्लस कर दीजिएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा e⁻- x/2 x के और जो हायर पावर्स हैं। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जिसका नाम हमने fx दिया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx = e⁻- x/2 x के और हायर पावर्स, ऐसे होता जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग fx को इस तरह से अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो था 1 - x⁻1/x, उसको हमने कर दिया e⁻1/x ln 1 - x। तो ये ln 1 - x है, डिवाइडेड बाई x हो गया, यहाँ पे इसका 1 है तो ये 1 + ln 1 - x/x हो गया। और ln 1 - x होता है -x x² 2, उसको x से डिवाइड किया तो ये आ गया -1 - x/2। इसमें 1 प्लस किया तो ये टर्म चला गया, बचा क्या -x/2 माइनस जो आगे x के हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो सब रहेंगे। तो fx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻- x/2 माइनस हायर टर्म्स। तो ये जो लिमिट L हमें फाइंड करना था, इसमें अब हम लोग लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला टर्म तो 1 हो गया ना, x की वैल्यू 0 डालिएगा तो e⁻0 1 हो गया, 1 - 1 न्यूमरेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर क्या है, ये भी 0 है, क्योंकि ध्यान रखिए x टेंडिंग टू 0 है और -p क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0/0 फॉर्म आ गया।
यानी कि यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो लॉपिटल रूल लगाने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि इस fx को डिफरेंशिएट करना है। ये वाला चीज़ जो था ना, इतने दूर तक को मैंने fx ले लिया था, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ये -1 तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो वो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर एज इट इज़ इतना तो रहेगा ही, -x/2 माइनस जो भी है, इनटू ये हो जाएगा इसका ऊपर में जो पावर है उसका डिफरेंशियल, वो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस और x के हायर पावर्स रहेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -p x टू दी पावर -p-1। ये समझ में आया। तो अब आप चाहते हैं कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करें। इसमें जब आप x टेंडिंग टू 0 करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 है तो ये टर्म 1 हो गया, ये वाला टर्म -½ हो जाएगा। तो जब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा -½ डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक x बैठा हुआ है, लेकिन इस x को हम लोग हटा सकते हैं। अगर ये -p-1 ये अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एनी नंबर टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि -p-1 0 हो जाए, इसका मतलब p की वैल्यू -1 हो जाए। और ये देखिए p <0 है, यानी कि ये करेक्ट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम लोग p की वैल्यू -1 लें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 हो गया, p की वैल्यू -1 है तो -p की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया -½ तो उस केस में लिमिट हो जाएगा -½ तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि p की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो उस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए p की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और जब p की वैल्यू -1 होगी तो लिमिट -½ हो जाएगा। p की वैल्यू जब -1 होगी तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये वाला टर्म भी 1 हो जाएगा, और ये -½ बचेगा। यहाँ पे देखिए x के हायर ऑर्डर टर्म्स रहेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 करिएगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये -½ तो लिमिट हो गया -½ और ये लिमिट -½ कब होगा, जब p की वैल्यू -1 है तब।